नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक तरफ पूरी दुनिया तेल और गैस को लेकर परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान समेत खाड़ी के देशों में तेल और गैस के भंडार में आग लगाई जा रही है। इजराइल ने फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान के सबसे बड़े गैस भंडार में बमबारी की, तो पलटवार करते हुए ईरान ने खाड़ी के देशों के तेल और गैस के भंडार में आग लगा दी। इनमें कतर का वो गैस भंडार भी शामिल है जहां से भारत अपनी जरूरत के हिसाब से 53% एलपीजी खरीदता है। The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? In fact, I got a little upset with our people. I said, "What quality of ship? Excellent, sir. Top of the line." I said, "Why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them?" They said, "It's more fun to sink them." I said, They like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. इन्हें और इनकी अमेरिकी सेना को ईरानी जहाजों को डुबोने में मजा आ रहा है। Mr. Prime Minister, I wanted you to know the President asked me to come and make sure you were okay. Yes, Mike. Yes, I'm alive. I checked that, and I'm happy to see that. But he wanted to make sure because, you guys get along too well. I know, and we shake hands with 5 fingers in each hand. But I have to tell you, I'm alive, but I have this card. Oh. And, don't read it. So, it's a punch card. Mm-hmm. Today, I erased 2 names on the punch cards. And you see how many more to go on this batch. You know what the good news is? My name is not on the punch card. Your name is on the list of the good guys. Thank you. And what the president, the U.S. forces are doing is incredible. We're very proud to stand shoulder to shoulder with them. And getting rid of these lunatics who would like to develop nuclear weapons and the means to deliver them to every American city after wiping out Israel. They ain't going to do that. We're wiping them out. I love it. Thank you, Mr. Prime Minister. Good to see you. Thank you, Mike. Thanks. Take care. Thank you. ये बताकर खुश हो रहे कि मैं जिंदा हूं और मेरे पास एक ऐसा पंच कार्ड है जिसमें ईरान के टॉप लीडरशिप की हिट लिस्ट है। इन दोनों की खुशी और मजे के बीच पूरी दुनिया तेल और गैस को लेकर सहमी हुई है। फिलहाल तो हमारे यहाँ यानी भारत में जगह जगह सिलेंडर के लिए जो लंबी लंबी कतारें लगी हैं, उन्हें महज अफवाह बताकर सिलेंडर के गैस को हवा में उड़ाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा हो जो सिर्फ ये अफवाह ही हो और अफवाह ही रहे, मगर अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके बाद लगता नहीं है कि आगे भी ये सिर्फ अफवाह ही रह पाए। ये फारस की खाड़ी में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है जो इस वक्त धू धू कर जल रहा है। जल इसलिए रहा है क्योंकि इजराइल ने दुनिया के इस सबसे बड़े नेचुरल गैस भंडार पर बम बरसाए। दुनिया के इस सबसे बड़े गैस फील्ड का नाम है साउथ पार्स। इस एक गैस फील्ड में इतना गैस मौजूद है जो दुनिया भर के 8 अरब इंसानों की 13 सालों की गैस की जरूरतों को पूरी कर सकता है। अफवाह ही सही, जिस सिलेंडर की कमी को लेकर भारत में लोग लाइन में खड़े होने को मजबूर हो गए, उसी सिलेंडर में भरे जाने वाले एलपीजी गैस का एक बड़ा हिस्सा भारत समेत दुनिया भर के देशों को इसी साउथ पार्स गैस फील्ड से पहुंचता है। सोचिए, एक तरफ लोग सिलेंडर के लिए घंटों कतार में खड़े हैं, दूसरी तरफ दुनिया के इस सबसे बड़े गैस फील्ड की गैस में आग लगा दी गई है। जानते हैं साउथ पार्स की इस गैस फील्ड पर बमबारी का नतीजा क्या होगा? सिलेंडर की कमी की अफवाहें हकीकत में बदल जाएंगी। भारत समेत दुनिया भर में गैस के दाम बढ़ जाएंगे और गैस की भारी किल्लत हो जाएगी। ये बात मजे के लिए जंग की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है। इसीलिए साउथ पार्स पर इजरायली बमबारी के तुरंत बाद ट्रंप को सामने आकर ये सफाई देनी पड़ी कि इस हमले में अमेरिका शामिल नहीं, न ही इसमें अमेरिका की कोई रजामंदी थी। हालांकि खुद अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप झूठ बोल रहे हैं।
इस गैस फील्ड पर इजरायली हमले की जानकारी उन्हें पहले से थी, पर ट्रंप ने इजराइल को रोका नहीं। साउथ पार्स गैस फील्ड करीब 9,700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इस गैस फील्ड में 51 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भंडार है। यही चीज इसे दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस भंडार का हिस्सा बनाती है। फारस की खाड़ी में मौजूद इस गैस फील्ड को ईरान कतर के साथ शेयर करता है। कतर अपने हिस्से के गैस फील्ड को नॉर्थ डोम कहता है। इजराइल ने जो बमबारी की है वो ईरान वाले हिस्से पर की है, कतर वाले हिस्से यानी नॉर्थ डोम पर नहीं। कतर ने अपने हिस्से के गैस फील्ड को डेवलप करने में अरबों डॉलर खर्च किए हैं। ये दुनिया के लिक्विड नेचुरल गैस का एक बड़ा सप्लायर है। ईरान की कुल गैस सप्लाई का 70% हिस्सा इसी साउथ पार्स गैस फील्ड से आता है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ इजरायली हमले से इस गैस फील्ड में 12% प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। इस गैस फील्ड की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाइए कि जैसे ही इस पर हमले की खबर दुनिया के बाजार तक पहुंची, गैस की कीमत में सीधे 5% की उछाल आ गई। यहाँ हमले का मतलब ये भी है कि ईरान में बिजली की कमी हो सकती है, क्योंकि इसी गैस फील्ड से ईरान बड़े पैमाने पर जरूरत के हिसाब से बिजली पैदा करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस गैस फील्ड को हुए नुकसान की भरपाई करने में महीनों या साल लग जाएंगे। 2003 की ईरान इराक युद्ध के दौरान भी इस गैस फील्ड पर हमला हुआ था। तब $2 अरब खर्च करने के बाद भी ईरान को यहाँ प्रोडक्शन नॉर्मल करने में पूरे 2 साल लग गए थे। पर बात सिर्फ साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले की नहीं है। ईरान ने पहले ही ये धमकी दी हुई है कि अगर उसके गैस या तेल के ठिकानों पर हमले हुए तो वो खाड़ी के देशों के तेल के कुएं में आग लगा देगा, और ईरान ने ठीक यही किया। साउथ पार्स पर इजरायली बमबारी के फौरन बाद ईरान ने कतर के गैस प्लांट रास लफान पर मिसाइलें दागी। इतना ही नहीं, ईरान ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के तेल गैस ठिकानों को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ पार्स पर इजरायली हमले के बाद रियाद में भी तेल के ठिकानों पर धमाके सुने गए। अबू धाबी के शाह गैस फील्ड में ईरानी ड्रोन के हमले के बाद काम रोकना पड़ गया। शाह गैस फील्ड यूएई की 20% गैस की जरूरत पूरी करता है। पलटवार करते हुए ईरान ने कतर की रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी और पल जीएलटी फैसिलिटी पर भी मिसाइलें दागी, जिससे भारी नुकसान हुआ। अब जाहिर है तेल और गैस के ठिकानों पर ये हमले इजराइल, ईरान और खाड़ी के देशों में हो रहे, लेकिन तेल के कुओं और गैस के भंडार पर जितने बम या मिसाइलें गिर रही, भारत जैसे देश के लिए चिंता उतनी ही बढ़ती जा रही। जिस तरह भारत ईरान से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल खरीदता है, ठीक उसी तरह भारत अपनी जरूरत की 53% गैस कतर और यूएई जैसे देशों से मंगाता है। पाकिस्तान की तो 99% एलएनजी सप्लाई इन्हीं देशों पर टिकी है। कतर के गैस ठिकानों पर ईरानी हमले के बाद भारत में गैस सप्लाई की चेन के टूटने का डर है। अगर ये सप्लाई कुछ दिनों के लिए रुक गई तो भारत में गैस के साथ साथ बिजली का भी महंगा होना तय है। उधर डोनाल्ड ट्रंप का दोहरा रवैया वैसे ही जारी है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजरायली हमले के बाद पूरी दुनिया को गैस के संकट में डाल देने के बावजूद ट्रंप इजराइल के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहे। उल्टे ईरान के पलटवार के बाद धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान कतर की गैस फैसिलिटी पर हमले जारी रखता है तो वो पूरे ईरान की गैस फील्ड को बड़े पैमाने पर उड़ा देंगे। अब जरा सोचिए, अगर साउथ पार्स गैस फील्ड पर अमेरिका हमला कर उसे बर्बाद कर देता है तो गैस को लेकर दुनिया में कैसी हाहाकार मचेगी। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने, खार्ग आइलैंड पर हमले और खाड़ी के कई देशों में तेल गैस के उत्पादन में 50 से 70% तक उत्पादन कम हो जाने के चलते दुनिया तेल गैस को लेकर वैसे ही परेशान है। जिस ट्रंप और अमेरिका ने ईरान पर हमले की जंग की शुरुआत की, खुद ट्रंप के उस अमेरिका में $5 तक गैस की कीमत बढ़ चुकी है। दुनिया के न जाने कितने ही देश तेल और गैस की बढ़ती कीमत झेलने को मजबूर है। अब जिस तरह ये जंग सैन्य ठिकानों से बाहर निकलकर तेल और गैस के ठिकानों तक जा पहुंची है, तो पता नहीं आगे की दुनिया का क्या होगा।
क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि तेल और गैस की सबसे ज्यादा सप्लाई ईरान समेत खाड़ी के इन्हीं देशों से होती है। अब जब ईरान और खाड़ी के देशों के तेल के कुओं और गैस के भंडार में ही आग लग जाएगी तो पता नहीं फिर दुनिया में कैसी आग लगेगी। वैसे भी ट्रंप और उनके सैनिक मजे के लिए जंग लड़ रहे हैं। अब उनका ये मजा कब तक उन्हें मजा देता है पता नहीं, पर बिना किसी कसूर के दुनिया उस सजा को झेलने के लिए मजबूर है जो बिना किसी जुर्म के उसके हिस्से में आई है। इस वक्त पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब से थोड़ी ज्यादा है। यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देशों के हिसाब से देखें तो करीब 8 अरब की यह आबादी दुनिया भर के 195 देशों में रहती है। जिंदगी की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बाकी चीजों के अलावा इंसानों की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है ईंधन, चाहे वो गैस की शक्ल में हो या तेल की शक्ल में। अगर ये ईंधन न हो तो पूरी दुनिया थम जाए। न सड़कों पर मोटर गाड़ियां चलेंगी, न आसमान में जहाज उड़ेंगे, न पटरियों पर ट्रेन भागेगी, न कल कारखाने, खेती बाड़ी, कुछ नहीं हो पाएगा। अब चूंकि ये ईंधन इतना जरूरी है और आबादी 8 अरब के आसपास, तो जाहिर है हर रोज इस ईंधन की खपत भी उसी हिसाब से होती होगी। दुनिया भर के जिन देशों में तेल और गैस के भंडार हैं, उन देशों से रोजाना जमीन से निकाले जाने वाले तेल और गैस की मात्रा या वजन जानते हैं आप? 11 करोड़ 699 लाख 863,636 किलो, यानी 26 अरब पाउंड। ये उन तेल या गैस का वजन है जो हर रोज दुनिया भर के देशों में जमीन से बाहर निकाले जाते हैं। सिर्फ 24 घंटे यानी एक दिन में पूरी दुनिया लगभग 16 अरब लीटर गैस या तेल फूंक देती है। इनमें से 1/4 यानी करीब 4 अरब लीटर तेल और गैस दुनिया भर के देशों में जिस एक रास्ते से होकर पहुंचता है वो यही रास्ता है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वही हॉर्मुज जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में तेल में आग लगा दी है। अमेरिका और इजराइल से जारी जंग के बीच ईरान ने जो सबसे बड़ा दांव खेला है वो है दुनिया भर के देशों में 25% ईंधन सप्लाई करने वाले उस रास्ते को ही बंद कर देना। तेल और गैस खरीदने वाले देशों को छोड़िए, जिन देशों में तेल और गैसों का भंडार है उन देशों तक ने सिर्फ इस एक रास्ते की वजह से पिछले 5 दिनों में तेल और गैस निकालने में 70% तक की कटौती कर दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि तेल निकाल तो ले पर उसे अपने खरीदार देशों तक किस रूट से पहुंचाए। तेल छोड़िए, कतर जो दुनिया में लिक्विड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसका गैस 90% से ज्यादा इसी हॉर्मुज से होकर गुजरता है। इसके बंद होने से पूरे गैस की सप्लाई ही बंद हो गई है। इस गैस की सप्लाई के बंद होने का मतलब ये कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर नहीं हुए तो घरों में चूल्हा जलाना तक मुश्किल हो जाएगा। हॉर्मुज के रास्ते आने वाले तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदार एशियाई देश हैं। हॉर्मुज से गुजरने वाले कच्चे तेल और ईंधन का 82% हिस्सा एशिया में जाता है। एशिया में भी जो 4 सबसे बड़े देश इस रास्ते से आने वाले तेल के खरीदार हैं, उनमें भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया है। अगर जंग लंबी खिंची, हॉर्मुज का रास्ता बंद रहा तो आने वाले वक्त में न सिर्फ तेल और गैस के दाम बढ़ेंगे, बल्कि इमरजेंसी के लिए जिन जिन देशों ने भी बैकअप प्लान के तहत तेल और गैस का स्टॉक जमा कर रखा है वो भी खाली होता जाएगा। तेल के दाम का असर तो अभी से ही दिखना शुरू हो गया है, जो आने वाले वक्त में और भी बढ़ सकती है। पर मामला सिर्फ तेल के दाम बढ़ने का नहीं है। अगर देशों के तेल के स्टॉक खत्म होने शुरू हो गए तो न सिर्फ महंगाई आसमान छूने लगेगी, बल्कि सब कुछ ठप पड़ जाएगा। दुनिया का हर देश अपने अपने हिसाब से किसी भी आपातकाल से निपटने के लिए तेल का भंडार करके रखता है। इसे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भी कहते हैं। जिन 10 देशों के पास इमरजेंसी के लिए सबसे ज्यादा तेल के भंडार मौजूद है वो ये देश है। जापान के पास 254 दिनों का तेल का स्टॉक है। साउथ कोरिया के पास 214 दिनों का रिजर्व है।
जिस अमेरिका ने जंग शुरू की उसके पास 200 दिन का, जर्मनी के पास 130 दिनों का, फ्रांस के पास 122 दिन, न्यूजीलैंड के पास 95 दिन, तुर्की के पास 94 दिन का, भारत के पास 74 दिन का, ऑस्ट्रेलिया के पास 47 दिन का। यानी अगर अगले 2.5 महीने यह जंग नहीं रुकती तो भारत बिना कच्चा तेल खरीदे भी अपना काम चला सकता है, लेकिन ऐसी सूरत में उसका रिजर्व ऑयल खत्म हो जाएगा। आज तक भी कहां यह जंग अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुई थी, कहां जंग की शुरुआत सैन्य ठिकानों और परमाणु ठिकानों पर हुई, और कहां अब यह जंग तेल और गैस तक जा पहुंची है। इस जंग के दौरान तेल और गैस के ठिकाने जितने तबाह होंगे, दुनिया में किल्लत और महंगाई उतनी ही बढ़ती जाएगी। वैसे हकीकत यह है कि कहने को बेशक हमारे पास 74 दिनों का स्टॉक है, लेकिन असलियत में उससे कम है। वजह यह कि इस स्टॉक में से एक बड़ा हिस्सा सेना, देश भर की पुलिस फोर्सेस, एम्बुलेंस और इंडस्ट्री के लिए। अगर इन सब में कटौती कर दी जाए तो आम लोगों के लिए और भी कम हो जाएगी। अब चलिए इन 74 दिनों के स्टॉक को इस तरह भी समझते हैं कि भारत में हर दिन कितने तेल या गैस की खपत होती है। दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह भारत में भी सबसे ज्यादा खपत डीजल की होती है, क्योंकि ट्रेन, ट्रक, बसें, माल ढुलाई की गाड़ियां, खेती की मशीनें, कल कारखाने सब डीजल से चलते हैं। 2026 के पहले महीने यानी 1 जनवरी से 31 जनवरी के दरमियान भारत में कुल 79.92 लाख मीट्रिक टन डीजल जला था। यानी औसतन भारत में हर दिन 2.57 लाख मीट्रिक टन यानी 35 करोड़ 69 लाख 44,444 लीटर डीजल की खपत होती है। डीजल के बाद भारत में सबसे ज्यादा खपत पेट्रोल की है। इसकी वजह यह है कि भारत में कार और मोटरसाइकिल की एक बड़ी तादाद है जो पेट्रोल से चलती है। इस साल 1 जनवरी से 31 जनवरी यानी 1 महीने के दौरान भारत में कुल 35.11 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल की खपत है। इस हिसाब से औसतन एक दिन में भारत में 1.13 लाख मीट्रिक टन यानी 15 करोड़ 69 लाख 44,444 लीटर पेट्रोल फूंक जाता है। वैसे भी एक ठीक ठाक कार में औसतन 50 से 55 लीटर में टंकी फुल होती है। अब जब भारत की आबादी 1.5 अरब छूने वाली है तो घरों में चूल्हे भी उसी हिसाब से होंगे। उसी 1 जनवरी से 31 जनवरी यानी 1 महीने के आंकड़े के मुताबिक भारत में हर महीने 30.33 लाख मीट्रिक टन घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी की खपत होती है। इस हिसाब से हर दिन औसतन 97.8 हजार मीट्रिक टन यानी लगभग 9.78 करोड़ किलोग्राम गैस चूल्हे में चल जाता है। इस तरह तेल खपत के लिहाज से भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है। हालांकि कुल तेल खपत में से हम सिर्फ 12-13% तेल का ही उत्पादन कर पाते हैं, यानी अपनी जरूरत के बाकी 82 या 83% तेल और गैस हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। जिन देशों से भारत सबसे ज्यादा तेल खरीदता है उनमें इराक, सऊदी अरब, ईरान और जनवरी तक रूस भी शामिल था। इन देशों समेत भारत करीब 35 से 40 देशों से अपनी जरूरत के हिसाब से तेल और गैस खरीदता है। खरीदे गए तेल और गैस का कुछ हिस्सा स्टॉक करके भी रखा जाता है किसी भी आपात स्थिति के लिए। भारत के पास इस स्टॉक को रिजर्व करने के लिए देश में 3 बड़े अंडरग्राउंड क्रूड ऑयल स्टोरेज है। इनमें एक विशाखापट्टनम में है, दूसरा बेंगलुरु में और तीसरा पादुर उडुपी। इन जगहों पर जमीन के नीचे तेल को लंबे वक्त तक सुरक्षित रखा जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अंडरग्राउंड क्रूड ऑयल स्टोरेज में लंबे वक्त तक 5.33 मिलियन मीट्रिक टन तेल को रखने की क्षमता है। यानी यहाँ इतना तेल है कि देश की डिमांड के हिसाब से इन 3 जगहों से 9.5 दिनों तक का काम चल सकता है। इसके अलावा अलग अलग तेल कंपनियों, रिफाइनरियों और टर्मिनलों में भी तेल का भंडार रखा जाता है जो मांग के हिसाब से 64.5 दिनों की सप्लाई पूरी कर सकते हैं। यानी अगर होर्मुज का रास्ता बंद हो और भारत को कहीं से भी कच्चा तेल न मिल पाए तो भी करीब 2.5 महीने तक इन स्टॉक के जरिए देश की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। चूंकि भारत अपनी जरूरत का सिर्फ 12 से 13% ही तेल या गैस का उत्पादन कर पाता है,
लिहाजा हमें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे देशों से तेल खरीदना होता है। दरअसल जिन 35-40 देशों से हम तेल खरीदते हैं वो कच्चा तेल होता है। ये कच्चा तेल भारत की सरकारी और प्राइवेट कंपनियां खरीदती हैं, जिनमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और रिलायंस प्रमुख है। जिन देशों से तेल खरीदने का समझौता होता है, वहां से तेल खरीदने के बाद बड़े बड़े ऑयल टैंकरों में समंदर के रास्ते ये भारत लाया जाता है। भारत के अलग अलग बंदरगाहों पर ये टैंकर पहुंचते हैं। इन बंदरगाहों पर जहां सबसे ज्यादा तेल लाए जाते हैं, उनमें मुंबई, जामनगर और विशाखापट्टनम प्रमुख है। कच्चा तेल एक बार समुद्री रास्ते से भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने के बाद उन्हें रिफाइन कर शुद्ध पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन और केरोसिन ऑयल में बदलने के लिए अलग अलग रिफाइनरियों में भेजा जाता है। भारत की तेल रिफाइनरी दुनिया के टॉप 5 देशों में आती है। भारतीय रिफाइनरियां अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया के चौथे सबसे बड़े रिफाइनर हैं। भारत में इस वक्त कुल 23 वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी हैं। इनमें 19 पब्लिक सेक्टर और 3 प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी है, जो रिलायंस की है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल इराक, ईरान, सऊदी अरब या रूस से इसलिए खरीदता है क्योंकि यह हमें सस्ता पड़ता है। साथ ही ये देश हमें डिस्काउंटेड रेट पर तेल बेचते हैं। हाल में रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने हम पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया था। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस की बजाय अमेरिका से तेल खरीदे, लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका से तेल खरीदना हमें महंगा पड़ता है। ऊपर से अमेरिका कोई डिस्काउंट भी नहीं देता। मौजूदा परेशानी इस बात को लेकर है कि जो तेल सऊदी अरब, इराक, ईरान से हॉर्मुज के रास्ते भारत पहुंचना था, उन रास्तों पर ईरान ने बड़े बड़े जहाजों में लाद कर लाए जा रहे ऑयल टैंकरों को रोक रखा है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।